In the lecture of catalysis, we have talked about homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. homogeneous catalysis को मैं एक कर देता हूं. ये homogeneous catalysis होती क्या है? एक ऐसी catalysis जिसके अंदर reactant और catalyst सबकी physical state क्या हो, same हो, सब के सब एक ही physical state में हो, या तो सारे solid हो या liquid हो या सारे gas हो. That situation I will call that catalysis as homogeneous. अगर किसी एक की भी जो है physical state change हो जाती है, then what I call it as heterogeneous catalysis. ठीक है? Vikesh, am I audible? Vikesh, can you hear me? Yes sir. ठीक है. तो कैटालिसिस की बात हम कह रहे थे कि कैटालिसिस दो तरीके की होती है, एक होमोजीनियस होती है और दूसरी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस होती है. आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, कि कैटालिसिस काम कैसे करती है. हम कह तो रहे हैं कैटालिसिस होती है, बट वो तरीका क्या है जिस तरीके से कैटालिसिस काम करती है. तो ये जो तरीका है ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है एडजॉर्प्शन पर. ठीक है. अब एडजॉर्प्शन पर कैसे बेस्ड है उसके लिए देखो, मेरा एक बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन आता है, या मेरा एक बड़ा फेवरेट सा तरीका है. हाउ डू आई एक्सप्लेन? फॉर दैट मैं क्या करता हूं, मेरे पास होता है इंडियन अरेंज मैरिज सिस्टम. ठीक है. इंडियन अरेंज मैरिज सिस्टम ये एक ऐसा तरीका है जिससे मैं एडजॉर्प्शन कैसे होता है, सॉरी कैटालिसिस कैसे होती है उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं. ठीक है. देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं. इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं. एक गर्ल जो शादी के लायक हो गई है और जिसके फादर को उसकी बड़ी टेंशन है. लेट मी से दिस इज ए. ऐसे ही एक बॉय होता है जो शादी के लायक हो गया है और इसके फादर को भी बड़ी टेंशन है. लेट मी कॉल दिस इज बी. एक ए है और दूसरा क्या है, बी है. अब होता ये है कि ए की यानी कि गर्ल की जैसे ही एज हो जाती है शादी के लायक, तो उसके फादर बड़े टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो अपने सारे नॉन टूज को कहते हैं कि भाई लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी जो है हाथ पीले करने का टाइम आ गया. तो वो अपने सब रिश्तेदारों को कह देते हैं. ऐसे ही लड़का भी होता है, तो लड़के के फादर को भी टेंशन होती है तो वो सबको इस बारे में बोल देते हैं. अब मान के चलते हैं एक और बंदा है सी को मैं क्या कहूंगा, कैटलिस्ट. कैटलिस्ट यहां पर क्या है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, जो लड़की के फादर को भी जानता है और लड़के के फादर को भी जानता है, दोनों पार्टीज को जानता है. मतलब ये किसको जानता है, ये पहचानता है ए को, ये पहचानता है बी को, लेकिन अभी तक ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते. फिर ये कैटलिस्ट जो है लड़की के फादर को कहता है हाँ मेरी नजर में एक लड़का है एंड दैट विल बी अ सुटेबल मैच फॉर बी. तो ये इन दोनों की एक मीटिंग फिक्स कराता है. क्या कराएगा? मीटिंग फिक्स कराएगा. जो मीटिंग फिक्स होगी उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है लड़के और लड़की को आपस में इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि भाई ये है मिस्टर बी, ये है मिस ए, तो भाई दोनों मिलके बात कर लो क्या ये डिसीजन हमारा ठीक होगा कि नहीं होगा. तो ऐसे सिचुएशन में जैसे ही ए और बी को एक दूसरे पसंद आने शुरू हो जाते हैं, तो होता ये है कि धीरे धीरे लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. पहला स्टेप क्या हुआ
स्टेप याद रखना, स्टेप 1 के कैटलिस्ट रिकॉग्नाइज ए एंड बी। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, ए और बी को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप 2 में वो ए एंड बी मीट विद हेल्प ऑफ सी। ठीक है, सी की हेल्प से वो मिल रहे हैं। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, ए और बी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। स्टेप 3, ए एंड बी इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो ए और बी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे तो इस कैटलिस्ट का काम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी कि मैं बड़े सीधे से शब्दों में कहूं, अगर लड़का हाँ करता है, लड़की हाँ करती है, तो फिर दोनों फैमिलीज एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, फिर शादी की तारीख, और फिर सारी उम्र के नाम का बैंड बज जाता है। तो फिर ठीक है, सी का कोई रोल नहीं है उसके बाद? नहीं, उसके बाद नहीं है। शादी होने के बाद बिचौलिए को कौन याद करता है बेटे, वो तो तब याद करते हैं जब लड़ाइयां हो जाती हैं। हाँ सर। हाँ सर। चलो देखो, अब इसमें क्या करना है, इसमें कैटलिस्ट की तरफ सोचना है कि ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है मेरे पास। ए एंड बी आर टू रिएक्टेंट्स, वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों को पहचानता है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, दोनों को अपने घर बुलाएगा, यानी कि दोनों की मीटिंग सेट करवाएगा। लेट मी से दिस इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ने क्या किया, ए को जो और बी को जोड़ लिया और दोनों को एक दूसरे से मिलवा दिया कि भाई ये ए है और ये बी है, बात कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या कहता है वो, ए और बी जब जैसे ही एक दूसरे को मिलेंगे उनके बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, यानी कि ये एक दूसरे के साथ क्या करना शुरू कर देंगे, बात करना शुरू कर देंगे। मैंने यहाँ पे डैश लाइन लगाई है, डैश लाइन लगाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो गया। पहले ए और बी एक दूसरे को नहीं पहचानते, ना लड़का लड़की को जानता ना लड़की लड़के को जानती। ठीक है, इसलिए मैंने कहा अरेंज मैरिज सिस्टम, नॉट लव मैरिज सिस्टम। तो यहाँ पर कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने ए को जानता है, कैटलिस्ट ए को पहचानता है, कैटलिस्ट बी को पहचानता है, तो दोनों पहले क्या होंगे, कैटलिस्ट के साथ जुड़ेंगे। कैटलिस्ट बात चलाएगा ना कि भाई हाँ ऐसे ऐसे है, फिर उसके बाद ए और बी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, लड़का और लड़की की हाँ हो जाएगी, उसके बाद कैटलिस्ट से बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है हर्ष? यस सर, समझ तो में आ गया सर। कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की बॉन्ड क्या हो गई, टूट गई। अब यहां पर एडजॉर्प्शन में देखो क्या हुआ, ए और बी अलग अलग थे। स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में के रिएक्टेंट गेट्स एडजॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, के कैटलिस्ट के सरफेस पर दोनों क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए, यानी कि चिपक गए। चिपकते ही उन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 के अंदर, के ऑन द सरफेस ऑफ सी ए एंड बी इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे तो स्टेप 3 देखो क्या हो जाएगा। इन स्टेप 3 बॉन्ड फॉर्मेशन between A and B starts
एंड एट द सेम टाइम अगर मान लो लड़के और लड़की की बात बन गई तो कैटलिस्ट का रोल खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाता है ना कि लड़का कहे यार मैं तो सोच के बताऊंगा, तो फिर कैटलिस्ट क्या करता है, समझाता है उसको बिठा के कि बेटे देख इससे अच्छा तेरे को नहीं मिलेगा, लड़की संस्कारी है, टाइम से जो है खाना वो पका सकती है, वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी बातें कि बहुत अच्छे परिवार की है, तुम दोनों की थिंकिंग मैच करेगी। हालांकि ये सब ख्वाबी बातें होती है, मेरे को भी 7 महीने बाद समझ आया। मैं भी अपने कैटलिस्ट को बहुत गालियां देता हूँ, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ए एंड बी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। और सेम टाइम पे क्या होगा, बॉन्ड ऑफ ए एंड बी स्टार्ट्स टू ब्रेक। बॉन्ड ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी, के सी के साथ जो वो चिपके हुए थे, यू कैन सी हियर कि यहां पर ये जो चिपके हुए हैं ना, इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये जो चिपके हुए हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, स्टेप 4 के अंदर एज द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इज फॉर्म्ड, कि जैसे ही वो पूरा बन जाएगा, पूरा बॉन्ड बन जाएगा, इट विल गेट डी एड्सॉर्ब्ड, it gets de-adsorbed। क्योंकि कैटलिस्ट किसको पहचानता था, कैटलिस्ट पहचानता था ए को, कैटलिस्ट किसको पहचानता है, बी को। कैटलिस्ट ए बी को नहीं पहचानता, मतलब अकेले अकेले को तो वो पहचान रहे, अकेला ए आ जाए तो कैटलिस्ट उसको पहचान लेगा, अकेला बी आ जाए तो कैटलिस्ट उसको पहचान लेगा। लेकिन अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन के मॉलिक्यूल बन जाए तो फिर वो उसको नहीं पहचानता, क्योंकि उसको नहीं पहचानता तो वो टूट के अलग हो जाएगा, फिर से कैटलिस्ट फ्री है। अब अगर दोबारा से कैटलिस्ट फ्री हो गया तो उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कि फिर से किसी लड़के को और किसी लड़की को फंसवा दे, क्योंकि शादी के बाद जीवन नष्ट हो जाता है। भक्तजनों, ये सब मोह माया होती है। ठीक है विकेश? विकेश Yes, sir. ठीक है Yes, sir. बेटे, भौजी ने ये थ्योरी सुन ली ना, तेरे को कूटेगी, देख लियो। चलो, दिस इज अबाउट योर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में मैं थोड़ा सा आपको काम दे रहा हूं, और काम क्या है, काम भी सुन लो पहले। काम ये है कि कैटलिस्ट के बिल्कुल ठीक ऐसे ही एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट। मतलब अगर किसी एनिमल की बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए जो कैटलिस्ट होगा, उस कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। यानी कि जो एंजाइम का काम है ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर, वो काम किसका होता है, एंजाइम का होता है। ठीक है, तो ये एंजाइम का जो पोर्शन है वो आप खुद पढ़ेंगे, और कल आप मुझे याद दिलाएंगे कि इसके अंदर एक और क्वेश्चन मैं एस्केप कर रहा हूं अभी, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं कल ही बात करूंगा। अब जो मैं राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इज योर कोलॉइड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो कोलॉइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। खुशी, समझ आ गया एडसॉर्प्शन थ्योरी? यस सर। अच्छा, एडसॉर्प्शन थ्योरी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, और वो क्वेश्चन ये होता है कि कैटालिसिस में डिसॉर्प्शन का क्या रोल होता है। मतलब लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप में वो सरफेस को छोड़कर भाग जाएंगे, तो अगर सरफेस से दूर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन, यानी कि एडसॉर्प्शन का रिवर्स। वो क्वेश्चन ये है कि एडसॉर्प्शन का जो रिवर्स है उसका क्या रोल होता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि मान लो ए और कैटलिस्ट के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कैटलिस्ट और जो है आपके पास जो रिएक्टेंट है उसके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, तो रिएक्टेंट कैटलिस्ट को छोड़ के नहीं जा पाएगा।
अगर रिएक्टेंट कैटलिस्ट को छोड़कर नहीं जा पा रहा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो कैटलिस्ट है वो तो फ्री होगा ही नहीं। अगर कैटलिस्ट फ्री नहीं होगा तो वो फर्दर रिएक्टेंट्स की कैटालिसिस नहीं करवा पाएगा। अगर मैं ये कहूं ना कि कैटलिस्ट बहुत कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है किसी रिएक्शन के दौरान, क्यों पड़ती है कम अमाउंट में जरूरत, तो उसका सीधा सीधा आंसर ये होता है कि वहां पर डिसरप्शन हो जाता है। डिसरप्शन की वजह से उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कैटलिस्ट विल बी अगेन अवेलेबल फॉर अदर रिएक्टेंट, क्योंकि कैटलिस्ट का सरफेस तो फिर से खाली हो गया। मतलब ए और बी के बीच में जैसे ही बॉन्ड बनेगा वो मॉलिक्यूल तो बाहर चला जाएगा, उसके बाद दूसरा ए दूसरा बी आएगा, कैटलिस्ट के सरफेस पर चिपकेगा और फिर से वो सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो राइट नाउ व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज एडसोर्प्शन, सॉरी नॉट एडसोर्प्शन, कॉलॉइड्स की मैं बात करूंगा। चलो कॉलॉइड वर्ड कौन सी क्लास में पढ़ा था? ये पढ़ा था आपने क्लास 9th के अंदर। क्लास 9th में सबसे पहले आपने ये टर्म पढ़ी थी कि कॉलॉइड क्या होता है। ठीक है, मैं इसको फिर से थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपने क्लास 9th में 3 वर्ड पढ़े थे। पहला जिसको नाम दिया था सॉल्यूशन, दूसरा जिसको नाम दिया था सस्पेंशन, एंड थर्ड जिसको नाम दिया था कॉलॉइड। ये 3 वर्ड कौन सी क्लास में पढ़ के आए थे? 9th क्लास में पढ़ के आए थे। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या होता है, एक लंबा चौड़ा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल इसका क्या लेते हैं? एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं शुगर इन वाटर। सस्पेंशन का, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस, और ये भी क्या होती है, ये भी मिक्सचर होती है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूं, इफ आई टेक इट्स एग्जाम्पल, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास सैंड इन वाटर। अगर आपके पास एक बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है और आप उसके अंदर क्या मिला दें, सैंड मिला दें, तो क्या होगा, आप उसको बहुत अच्छे से स्टर कर दें। स्टर कर दें मतलब उसको बहुत अच्छे से घुमा दें गोल गोल। जब आप उसको घुमा दोगे तो उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, सैंड नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप कंटेनर में नीचे की तरफ आओगे सैंड का अमाउंट ज्यादा होगा नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर ऊपर सरफेस की तरफ क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये क्या हुआ, हेट्रोजीनियस। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कॉलॉइड। कॉलॉइड क्या होता है? कॉलॉइड एक ऐसी चीज होती है विच इज इन बिटवीन solution and suspension. This is the state between Vikesh, am I audible? Yes, sir. ठीक है, स्टेट बिटवीन सॉल्यूशन। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है पूरी की पूरी। देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर कनेक्शन। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड क्या होगा, देखो अगर आप इसका डिफरेंस करोगे, इफ यू विल डू इट्स डिफरेंस, तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा। एक तरफ मैं क्या लिख लेता हूं, सॉल्यूशन लिखूंगा, दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सस्पेंशन, और इसके बीच में क्या आ जाता है, कॉलॉइड आ जाता है। ठीक है, 3 वर्ड्स हैं, तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। अगर आप बात करें सबसे पहले नेचर की, तो सॉल्यूशन कैसा होता है,
solution is always homogeneous in the nature, कि आप ये जो मिक्सिंग करोगे ना सोल्यूट की और सॉल्वेंट की, हमेशा क्या होगी, सेम होगी। जबकि सस्पेंशन को अभी अभी हमने किया, वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। और कोलॉइड भी कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो कोलॉइड के बारे में पहला पॉइंट तो पता चला कि कोलॉइड क्या है, कोलॉइड इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज पार्टिकल साइज। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि पानी के अंदर आप शुगर डिसॉल्व करा दो, तो क्या शुगर के पार्टिकल्स आपको नेकेड आईज से दिखाई देंगे? आंसर इज नो, कि वो दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उनका साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। कितना छोटा होता है? दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 नैनोमीटर, सो नॉट visible from naked eyes. So not visible from naked eyes, मतलब हमें naked eyes से ये दिखाई नहीं देगा। फिर से देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या लिया था सॉल्यूशन का, सैंड इन सॉरी शुगर इन वाटर। सस्पेंशन का क्या लिया था, सैंड इन वाटर। क्या हमें सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल दिखाई देते हैं। अगर वो दिखाई देते हैं, और तो मैं कह सकता हूं विजिबल फ्रॉम नेकेड आईज, विजिबल फ्रॉम नेकेड आइज। और उसका साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, कि वो उसके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। अगर आप बात करें कोलॉइडल का, तो कोलॉइडल के पार्टिकल का साइज जो है 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, दिस इज योर कोलॉइड, कि इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से तो बड़ा है, क्योंकि अगर वो 1 नैनोमीटर से बड़ा है तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज तो क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर है। और क्योंकि वो 1000 नैनोमीटर से छोटा है, तो 1000 नैनोमीटर से छोटा होने का मतलब क्या है, उसका मतलब हो गया कि वो जो है सस्पेंशन, एक मिनट, इसमें गड़बड़ है, ये साइन उल्टा लगा रखा है, ये आएगा साइन 1000 नैनोमीटर से छोटा रखना है, बड़ा नहीं। वो पहले साइन उल्टा हो गया था, क्योंकि उसमें तो 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता, लेकिन यहां पर साइज क्या है, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। आई विल से बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। लेकिन दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा होगा कि कोलॉइडल कहते किसको है। जैसे सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं, ऐसे ही कोलॉइडल किसको बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं। लेकिन क्या हर एक चीज को हम कोलॉइडल बोल देंगे? आंसर इज नो, कि उसका जो है कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जो है, अगर वो सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तभी मैं उसको कोलॉइडल नाम दूंगा, अदरवाइज आई कैन नॉट कॉल इट एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी, अगर मान लो जैसे चाय होती है, चाय के अंदर क्या होता है, पानी होता है और उसके अंदर चीनी होती है। लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल फिल्टर पेपर में से या छलनी में से छानते हो, तो क्या चीनी और पानी अलग अलग हो जाएंगे? आंसर इज नो, कि वो फिल्टर आउट नहीं की जा सकती। यानी कि ये क्या है, इट विल पास थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर। कि अगर आपने सिंपल फिल्टर पेपर ले लिया और उसमें से आप इस सॉल्यूशन को चाहो कि सोल्यूट अलग हो जाए और सॉल्वेंट अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या करेंगे, उससे पास थ्रू कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन का एग्जांपल फिर से याद करो, क्या था, सैंड इन वाटर। लेकिन अगर मान लो सैंड है, क्या सैंड भी जो है फिल्टर हो जाएगा? आंसर इज यस, कि ये जो है
ये डू नॉट पास थ्रू, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि रेत कहां रह जाएगा, ऊपर की तरफ रह जाएगा। ये रेत क्या करेगा, ऊपर की तरफ रह जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इट विल पास थ्रू सिंपल पेपर, सिंपल फिल्टर पेपर, but not through Whatman filter paper। यहां से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, और वो आइडिया क्या है कि फिल्टर पेपर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक सिंपल फिल्टर पेपर और एक ऐसा फिल्टर पेपर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वॉटमैन फिल्टर पेपर। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है, देखो दोनों में फर्क बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैं समझा देता हूं। आपके घर में दो अलग अलग तरीके की छलनी है। पहला जो काम आती है आटा छानने के, दूसरा जो काम आती है चाय छानने के। ठीक है, अगर आप आटा छानने वाली छलनी में से चाय को छानोगे तो क्या जो है वो पार्टिकल्स उसमें से पास थ्रू कर जाएंगे? आंसर इज नो। जो आटा छानने वाली छलनी होती है उसके जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो चाय छानने वाली छलनी होती है उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, उसके पोर्स का साइज क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। पार्टिकल का साइज बड़ा होने का मतलब ये हो गया कि जो चीज आटा छानने वाली छलनी में से पास नहीं कर सकती, हो सकता है वो चाय वाली उसमें से पास आउट कर जाए। देखो, जिसको मेरी बात बिल्कुल अब भी बिल्कुल नहीं समझ आ रही उसको मैं फिर से समझाता हूँ कि आपके पास क्या है, ये एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर बहुत छोटे छोटे छेद है। ठीक है, इसी वजह से इसमें से आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन कौन सा पार्टिकल इसमें से निकल के बाहर चला जाएगा, वो वाला पार्टिकल जिसके पार्टिकल का साइज पोर के साइज के छोटा हो वो इसमें से पास कर जाएगा। लेकिन जिस पार्टिकल का साइज इस पोर के साइज से बड़ा होगा, क्या वो इसमें से पास आउट कर जाएगा? आंसर इज नो, वो इसमें से पास आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये हमारे पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ऑर्डिनरी। ठीक है, जो सिंपल सा फिल्टर पेपर लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है वो। अब इस सिंपल फिल्टर पेपर में से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पास थ्रू नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि फिल्टर पेपर के साइज, जो पोर्स का साइज है वो थोड़ा सा छोटा अगर है पार्टिकल के कंपैरिजन में, तो पार्टिकल उसको कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप क्या करो, इस फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज और ज्यादा कम कर दो। ये क्या है आपके पास? फिल्टर पेपर। व्हाट आई डिड डिक्रीज द साइज ऑफ पोर। तो हमारे पास जो नया फिल्टर पेपर आएगा उसका नाम मैं क्या रखूंगा? उसका नाम मैं रखूंगा वॉटमैन फिल्टर पेपर। ठीक है, बस एक सीधी सीधी सी बात यह है कि क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज, इसके पोर्स का साइज और ज्यादा छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से और ज्यादा इंप्योरिटीज को हटाया जा सकता है। यानी कि जो इंप्योरिटी सिंपल फिल्टर पेपर में से नीचे आ जाएगी बहकर, वो वॉटमैन फिल्टर पेपर में से क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आपने वॉटमैन फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज और ज्यादा छोटा कर दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, विकेश यहां तक कोई डाउट? विकेश, नो सर। खुशी,
चलो भाई, हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो होता है सेटलिंग, के सेटल डाउन कर जाएगा क्या? क्या वो सेटल डाउन कर जाएगा? अगर मान लो आपके पास एक गिलास के अंदर पानी है और पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व कर रखी है, अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, खुला छोड़ दो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो क्या धीरे धीरे चीनी नीचे सेटल डाउन कर जाएगी? आंसर इज नो, यानी कि डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन। लेकिन सस्पेंशन का एग्जांपल फिर से याद करो, क्या था? सैंड इन वाटर, क्या ये सेटल डाउन कर जाता है? आंसर इज यस, कि ये क्या करेगा? सेटल डाउन कर जाएगा, इट विल सेटल डाउन। लेकिन व्हाट अबाउट कोलॉइड? कोलॉइड के साथ प्रॉपर्टी ये है कि इट डू नॉट सेटल डाउन, कि ये भी सॉल्यूशन की तरह सेटल डाउन नहीं करता, ये भी सॉल्यूशन की तरह सेटल डाउन नहीं करता। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतनी ही बात करने वाले हैं, इससे आगे की बात हम कब करेंगे? कल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।